जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इतिहास के सेगमेंट में उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम बात करेंगे। मैंने पीछे ये बता दिया था कि राजा जब बनता था तो वो बहुत सारे यज्ञ करवाते थे और उस यज्ञ में सबसे ज़्यादा फायदा होता था ब्राह्मणों का। अब ब्राह्मण ही ऐसे उस समय के ऐसे चेहरा बन चुके थे कि पूरे तरीके से जो शासन व्यवस्था होती थी, जो राजा होता था उसे भी अपनी भौकाल मेंटेन करनी होती थी कि हम राजा हैं तो हम ये यज्ञ करवा रहे हैं, वो यज्ञ करवा रहे हैं, सारी चीज़ें। और जो करने वाला होता था ब्राह्मण, वो भी यही काम करता था। भाई वो अगर यज्ञ करवा रहा है तो उसे बहुत सारी अच्छी खासी आय होती थी, उसे बहुत सारी पशु मिल जाते थे, बहुत सारे पैसे मिल जाते थे, बहुत सारा धन मिल जाता था। बस एक चीज़ नहीं मिलती थी, वो नहीं मिलती थी, भूमि नहीं मिलती थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में भूमि दान की प्रथा नहीं चल रही थी, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल चलेंगे, शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक काल में बहुत चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल अब समझेंगे। उत्तर वैदिक काल में हमने आप लोगों को ये तब बता दिया था कि जो राजा होता था, जब वो राजा बन जाता था तो बहुत सारे जब बनता था तब भी यज्ञ करवाता था, जब वो मतलब उसका जो काल होता था वो चल रहा होता तब भी वो यज्ञ करवाता था, और जब थोड़ा भौकाल मेंटेन हो जाता था तो भी यज्ञ करवाता था। भाई जब बनता था तो राजसूय यज्ञ करवाता था, जब मनोरंजन करना होता था तो वाजपेयी यज्ञ करवाता था, और जब थोड़ा एकाग्र क्षेत्र जीत लेता था तो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। अब समझेंगे, जब ये चीज़ें जीतने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो राजा को क्या करना है। राजा तो यही काम करेगा ना कि अब जो राजा होगा वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे ये करेगा कि अपनी प्रशासन व्यवस्था अच्छी चलाने के लिए, बनाने के लिए कुछ काम करेगा। तो आज जो हम बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था की ही बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासन चलता था वो किसके हाथ में होता था और कौन चलाता था, उसके बारे में बात करें। देखिए, जो जब राजा बन जाता था तो अपनी पूरी व्यवस्था चलाने के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, उसके पहले जब राजा बनता था तो राजा एक दिमाग में ये आ जाता था ना कि हम ही हैं, जो हैं हम ही हैं। मतलब अब उत्तर वैदिक काल में ये यज्ञ वगैरह शुरू हो जाने के कारण अब क्या हो गया, जो राजा होता था अब वो ये मान लेता था कि दैवित्व सिद्धांत पे काम करता था। किस पे काम करता था, जो राजा इस समय का होता था वो किस पे काम करता था, दैवित्व सिद्धांत पे। अब कहेंगे सर दैवित्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो दैविक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि राजा को ये माना जाने लगा कि राजा ही है जो प्रशासन चला सकता है, बाकी कोई नहीं है। अर्थात जैसे भगवान ने पूरी कायनात बनाई है और उसको भगवान चलाता है, वैसे ही ये जो सत्ता है इसको चलाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास ही है। और राजा जो कहेगा वही नियम होगा, जो करेगा वही सही होगा। मतलब राजा पूरे तरीके से सत्ता राजा के हाथ में होती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा जो कहेगा वही सही होगा, जो न्याय देगा वही, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, मतलब राजा ही करता धरता हो गया था। अब समझेंगे, जब प्रशासन की बात आती है तो जब राजा अपनी प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब बात आती है कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता था उसे कहते क्या थे, तो जो यहाँ के प्रशासन चलाने के लिए जो अधिकारी होते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था रत्निन। क्या कहा जाता था, रत्निन। ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ठीक है। तो जो रत्निन होते थे यही प्रशासनिक अधिकारी होते थे, मतलब राजा के प्रशासन को चलाने वाला जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था रत्निन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर ये उत्तर वैदिक काल में जो रत्निन होते थे, मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते, उनकी संख्या उस समय कितनी होती थी, तो लिखेंगे रत्निन की जो संख्या होती थी उस समय वो कितनी पाई गई है, 12। मतलब 12 प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो राजा के कार्य में, प्रशासन में उनका सहयोग करते थे। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रत्निन किसे कहा जाता था, प्रशासनिक अधिकारी को रत्निन कहा जाता था, और इनकी संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी। अच्छा एक दो का मैं बता देता हूँ कि जो रत्निन होते, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जैसे ये होता, एक समझेंगे जिनको कहा जाता था भाग दूध, ठीक है। अब बात आती है कि सर भागदूत कहा जाता था, ठीक है। तो भागदूत काम क्या करते थे,
तो ये कर संग्रह करते थे। क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। टैक्स वसूलने का जो काम होता था, टैक्स वसूलने का काम कौन अधिकारी करता था? भाग दूत करता था। दूसरे एक अधिकारी होते संग्रहिता। संग्रहिता, जो ये संग्रहिता नाम का अधिकारी होता था, भागदूत तो आपको समझेंगे टैक्स वसूलने का काम करेगा। दूसरा जो संग्रहिता नाम का अधिकारी होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। मतलब जितना माल पताई आया है उसको रखना है, उसी से पेमेंट करनी है। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो रत्नीन होता था, इनकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, अब समझेंगे जो राजा है, राजा अब भी एक दो संस्थाएं थी, हमने बताया था आपको, एक थी सभा और दूसरी थी समिति, इसके नियंत्रण में होता था। राजा अब भी सभा और समिति के नियंत्रण में होता था। मतलब राजा पे पूरा नियंत्रण किसका होता था? सभा और समिति, दो संस्थाएं थी जिनका नियंत्रण किस पे होता था? राजा पे होता है, ताकि राजा निरंकुश ना हो जाए, इसलिए। अब समझेंगे दूसरी चीज, जो राजा होता था, राजा किसके पास जाता था? रत्नीन के पास जाता था। अब कहेंगे सर रत्नीन, जो ये तो राजा है, राजा क्यों जाएगा रत्नीन के पास? जाता था। कारण क्या होता था कि जब चुनाव होता था, निर्वाचन जब होता था, तो यही जो रत्नीन होते थे, यही निर्धारण करते थे कि राजा कौन बनेगा। मतलब जैसे समझिए प्रधानी में क्या होता है? प्रधानी में यही तो होता है कि जो प्रधान बनने वाला होता है वो अपने गांव की प्रजा के पास जाता है, भैया अब की बार जिता देना, भैया पैसा ले लो, रुपया ले लो। मतलब वो वहाँ की जनता को क्या करता है? अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। भाई जनता जिसके पक्ष में रहेगी वही तो राजा बनेगा। वैसे ही समझेंगे तो जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो रत्नीन होते थे, राजा इनके पास आता था और कहता था कि हमें अपना समर्थन दीजिए ताकि हम राजा बने। तो राजा किसके पास आता था? रत्नीन के पास। रत्नीन संख्या 12 होती थी। अब संख्या तो 12 है, लेकिन एक 12 परिवार होगा ना, और जो रत्नीन होते थे ये समाज से जुड़े रहते थे, तो इनकी बात मानते खरी राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, राजा के यहाँ पदाधिकारी हैं, तो इनकी बात थोड़ी भौकाल टाइप होती है। जैसे ये सरकारी नौकरी वाले होते हैं, अरे सरकारी नौकरी है, ओ हो, तो सरकारी नौकरी का भौकाल अलग होता। वैसे ही ये राजा के यहाँ काम करते हैं, इनका भौकाल अलग मेंटेन था। तो इनकी बात वहाँ की प्रजा मानती थी। तो राजा डायरेक्ट प्रजा के पास ना जाके क्या करता है? रत्नीन के पास जाता था कि भैया देखो अब की बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, देख लेना आप। तो जिस पे कृपा रत्नीन की हो जाए वो राजा बन जाता था। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि राजा किसके पास जाएगा? रत्नीन के पास। रत्नीन ही ये निर्धारित करेंगे कौन राजा बनेगा कि नहीं बनेगा। और राजा को निरंकुशता से बचाने के लिए, मतलब राजा निरंकुश ना हो जाए, कोई ऐसा गलत काम करना बैठे, जिसके कारण दो संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो राजा को नियंत्रित करने का काम करती थी। अब समझिएगा, जब राजा रत्नीन को रख रहा है, प्रशासनिक अधिकारी रख रहा है, तो भाई उन्हें पेमेंट देगा ना, अपने पक्ष में करने के लिए पैसा तो देगा ना। जब वो पैसे देगा तो पैसा तो आना चाहिए ना। हमने आपको बताया था राजा को एक टैक्स दिया जाता था। जो ये राजा होता था, राजा को वहाँ की प्रजा के द्वारा एक टैक्स दिया जाता था। इस टैक्स को हम नाम देते थे बलि। क्या नाम देते थे? बलि। ठीक है, तो उस समय बलि होता था, मतलब उत्तर के वैदिक काल के प्रारंभ में या वैदिक काल में जो बलि होता था, ये इच्छा पे निर्भर होता था कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ है और राजा को आप देना चाहते हैं तो आप जाकर दे सकते हैं। और वो उस समय पैसा वैसा नहीं होता था, उस समय होता है कि दूध दही जो आपके पास पैदा होता है वो राजा को आप दे सकते हैं बलि के रूप में। लेकिन जब राजा कुछ समय बाद राजा क्या करने लगा? प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन चलाने लगा, प्रशासनिक अधिकारी रखने लगा। तो भाई जो प्रशासनिक अधिकारी है इसे तो पेमेंट देनी पड़ेगी ना। तो पेमेंट आएगी कहाँ से? जब राजा के पास पैसा आएगा तब। अब जो उत्तर वैदिक काल में राजा जो टैक्स लेता था ये अनिवार्य हो गया। टैक्स क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देखिए टैक्स अनिवार्य कब हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में हो रहा है। तो आप ध्यान देंगे, लिखेंगे टैक्स उत्तर वैदिक काल में राजा प्रशासनिक अधिकारी रखता था। प्रशासनिक अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। रत्निकों को पेमेंट देने के लिए या वेतन भत्ता देने के लिए बलि से ही दिया जाता था। और अब जो बलि होता था, बलि का मतलब टैक्स होता था, वो अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपको टैक्स देना ही देना है।
चलिए ठीक है, टैक्स अनिवार्य हो गया भाई, अब टैक्स दे देंगे क्योंकि अधिकारी रखे जाने लगे तो टैक्स देना अनिवार्य हो गया। अब समझेंगे एक चीज़ और समझेंगे, जो ये रत्नीन होते थे यही एक तरीके से किंग मेकर का काम करते थे। किंग मेकर क्यों? क्योंकि इन्हें जनता का समर्थन था और जनता का समर्थन पाने के राजा इनके पास आता था, भैया हमें जो है आपकी बात जिता देना आप, और आपकी पेमेंट हम ज़्यादा कर देंगे। तो पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो आना भी तो चाहिए ना, वसूलने का काम कौन कर रहा है? भागदूत कर रहा है। तो इसे बोले तुम ज़्यादा वसूल के लाओ, और जितना वसूल के लाओगे उतनी पेमेंट तुम्हारी बनेगी। इसका मतलब राजा थोड़ा थोड़ा अब प्रजा पे लोड बढ़ाने लगा था। मतलब अब जो जनता होती थी कम प्रभावित, जो पहले हो रही थी अब ज़्यादा प्रभावित होगी। तो क्लियर है? क्लियर है? ओए क्लियर है? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज़ समझिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो रत्नीन है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो रत्नीन की सूची का में जो सूची बनाई गई थी उसमें जैसे बागदूत, संग्रहिता, ऐसे ही जो अंतिम नाम मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पालागल। क्या बोलते हैं? जो रत्नीन का अंतिम नाम होता था, अंतिम नाम, रत्नीन में जो अंतिम नाम होता था उसे हम क्या बोलते हैं? पालागल। पालागल क्या होता था? जैसे रत्नीन हो गया ना, पहला ये हो गया, दूसरा संहिता हो गया, ऐसे ही करके जब 12वें नंबर पे जाएंगे जो अंतिम होता था उसे हम नाम देते थे पालागल। अब बात आती है कि सर ये जैसे इनका कुछ न काम है, इनका भी कुछ काम है, जो बीच में रहेंगे उनका भी कुछ न कुछ काम होगा। तो पालागल है, ये पागल नहीं है, पहले ये समझ लीजिएगा। इसमें अरे पागल होगल है कहा, आधा ये अल्लाह गायब कर दे तो पागल हो जाएगा, तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो पालागल होता था ये क्या काम करता था? ये संदेशवाहक का काम करता था। किसका काम करता था? पालागल संदेश वाहक का काम करता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखेंगे, रत्नीन में जो अंतिम रत्नीन मिला है, जिसका नाम मिला है, अंतिम रत्नीन का नाम मिला है पालागल, जो किसका काम करता था? संदेश वाहक का काम करता था। मतलब राजा के द्वारा जो भी संदेश देना होता था जनता को, उसको जनता के पास लेके जाता था, और जनता का कोई संदेश होता था तो उसको लेके आता था रत्नीन के पास, राजा के पास। तो ठीक है, अब बात आती है कि सर चलिए ठीक है, तो जो ये अंतिम नाम मिला है पालागल, ये मिला कहाँ है भाई? कहीं तो लिखा गया होगा ना, तो किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो जो पालागल ग्रंथ पद था रत्नीनों का, इसका वर्णन जो हमें मिला है वो मिला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें मिला है? ब्राह्मण ग्रंथ में। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद की जितनी वैदिक काल की जानकारी जो होगी वो सिर्फ वैदिक ऋग्वेद से मिलेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर से, लेकिन ज़्यादातर हिस्से जो उत्तर वैदिक के काल के हैं वो शतपथ ब्राह्मण और सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद में नहीं मिलता, अजुर्वेद और अथर्ववेद में ही मिलता है। तो देखेंगे रत्नीन में जो अंतिम नाम होता था वो कौन सा मिला है? पालागल। पालागल क्या काम करता था? संदेश, मतलब चिट्ठी वाला काम करता था, इमीडिएटर का करता। अगर जैसे राजा है, राजा की माई कोई गर्लफ्रेंड है, अब राजा की कोई गर्लफ्रेंड है तो भाई पहुंचाना पड़ेगा ना संदेश। पहले मोबाइल में थोड़ी था कि अरे आज मिलेंगे तो कर दिया, ये भी संभव नहीं था। तो उस समय संदेश कौन पहुंचाता था? तो यही पहुंचाता था। ठीक है, देखिए, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। देखिए, बात करेंगे। ये इतनी बात क्लियर होने के बाद हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे इसमें, जहाँ से क्वेश्चन बना है। और ये बता दूं, ये रत्नीन की संख्या, अब इसमें क्या क्या याद करेंगे हम लोग, इतना पोथा लिख लें। इसमें आपको याद रखना प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे, उनकी संख्या क्या थी, अंतिम जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, उसका उल्लेख कहाँ मिला है, वो क्या काम करता था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ी सी अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब हमने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो कृषि होती थी वो अस्थायी रूप से होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते और जो कृषि हो गई वो स्थायी रूप से हो गई। तो इसमें यहाँ की जो कृषि थी अब क्या हो जाती है? स्थायी रूप ले लेती है। अब जब कृषि स्थायी रूप ले लेती है तो जायज़ बात है कुछ न कुछ तो कृषि, इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्थायी रूप है तो इसका मतलब जो कृषि है वो क्या हो जाएगी? मुख्य पेशा हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। मतलब कृषि ही ऐसा व्यवसाय है जो मुख्य हो जाता है।
अब मुख्य क्यों हो जाता है, कारण क्या, क्योंकि अब लोग अस्थायी रूप से रहने लगे थे। जब अस्थायी रूप से रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ होगा। तो मेरे हिसाब से जब अस्थायी जीवन हो गया तो अस्थायी कृषि भी हो गई। अब जब कृषि ये करेंगे तो हल वल का प्रयोग करेंगे ना, हल वल वगैरह बनाएंगे तो देखिएगा, तो ये कृषि में अब लोहे का यूज करने लगे थे, लोहे का औजार। ठीक, अब याद रखेंगे लोहे का औजार मतलब लोहे की जानकारी तो थी वैदिक काल में, लेकिन वो प्रयोग नहीं जानते थे कि लोहे से कुछ बना सकते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा था। तो क्या लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा था। अब समझिएगा, जब लोहे के औजार का प्रयोग ये कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बना रहे होंगे ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, तो बात आती है कृषि के जो साक्ष्य हैं, जो कृषि के जो साक्ष्य हैं, मतलब कृषि शुरू की गई तब वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तभी बताया था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो कहाँ से जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं या कृषि की जानकारी हमें मिलती है। और कृषि स्थायी हो गई, वहाँ पे जीवन भी स्थायी हो गया था, लोहे के औजार का प्रयोग करने लगे थे। अब ये क्या करते हैं, कृषि में एक यंत्र बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं हल। अब ये हल का प्रयोग करने लगे थे और हल के प्रयोग से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या क्या पूछा गया है, पहली बात समझिएगा, जो हल बनता था वो किससे बनता था। अगर लोहे की बात है तो लोहे के औजार में दूसरा एक पहला औजार कौन सा मिलेगा, हल। लोहे से ही क्या बनता था, हल बनता था, जिससे कृषि की जाती थी। अब देखिए, जो हल को एक नाम दिया जाता था, इसे कहा जाता था सिरा। क्या कहते थे, हल को सिरा कहा जाता था। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये हल है, ठीक है, ये आपका हल है। अब समझेंगे, तो ये तो हल हो गया, लोहे का बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हल से जुताई करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे ही दोनों तरफ मिट्टी फेंकेगा, एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। जैसे अगर जुताई करेंगे तो रेखा तो बनेगी ना। तो जो हल रेखा होती थी, जो हल क्या होती थी, हल रेखा, अब कहीं रेखा नहीं, हल रेखा लिख देते हैं आगे, नहीं तो जो हल रेखा होती थी उसे हम नाम देते थे सीता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि सीता माता का जन्म किससे हुआ है, पृथ्वी से हुआ है। अब सोचिएगा, जितने भी आज तक जन्म हुए पूरे पृथ्वी पे, सब किसी न किसी माता के गर्भ से हुए, ठीक है। जितने भी जन्म, जो जीव जंतु, पादप का भी जन्म हुआ तो वो परागण होने से ऐसा हुआ। जितने भी जीव जंतुओं का जन्म हुआ वो किसी न किसी के गर्भ से हुआ, माता से होता है। एक चीज़ बताइएगा, आपने कभी सुना है कि आपका घर का भाई है वो खेत में पड़ा मिला था, या कोई बहन है जो खेत में पड़ी मिली थी उठा लाए, ऐसा तो नहीं हुआ हो ना। तो ये आप क्यों समझते हैं, ये सब मन गढ़ंत कहानी है। अगर जो इस संसार को, ब्रह्मांड को चला रहा है, अगर वो उसके बारे में ये कहा जाए कि ये खेत में पड़े मिले थे या खेत में से पैदा हुए थे, मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये सब सही है। बाकी काल्पनिक चीज़ें हैं, आप उस पर विश्वास रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं। तो देखेंगे, हल को क्या कहा जाता था, सिरा कहा जाता था। जो ये हल होता था लोहे का बना होता था, और जो हल रेखा होती है उसे सीता कहा जाता। और इसको IMP बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिरा को भी IMP बनाएंगे और सीता को भी IMP बनाएंगे। क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। अच्छा चलिए ठीक है सर, कृषि स्थायी हो गया तो जीवन भी स्थायी हो गया, ये मुख्य पेशा हो गया। कृषि में लोहे का औजार प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के औजार में एक था हल, हल को सिरा कहते थे, हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो इतनी बात तो एकदम आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, जब कृषि होगी तो कृषि होगी किसकी, कृषि अगर हो रही है तो कृषि तो होगी ना। तो देखिए, जो उस समय कृषि के द्वारा अनाज पैदा किया जाता था, अनाजें तो पैदा किया जाएगा, कृषि में अनाज पैदा किया जाता था, इस अनाज को ब्रह्म कहा जाता था। क्या बोलते थे, ब्रह्म ना ब्रह्म। हाँ सब तोतला बैठे पड़े आप लाइन में। तो देखिए,
कृषि में जो अनाज पैदा किया जाता था उसे क्या बोलते थे? ब्रह्म कहा जाता था। अब इस अनाज में क्या क्या पैदा होता था? देखिए, गेहूं होता था, ठीक है, चावल होता था, ठीक है, और जौ होता था, ठीक है, जौ के बाद तिल हो रहा था। ऐसी चीज़ें पैदा हो रही थी उस समय, जो जिसमें थोड़ा कम लागत लगती, वो सारी चीज़ें पैदा हो रही थी। देखिए, अनाज के रूप में गेहूं, चावल, जौ, तिल होता था। अब देखिए करते क्या थे, जौ और तिल को तो ये आहुति में डलवा देते थे, ओम गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा, 5 किलो खत्म। अब 5 किलो खत्म काहे हो जाएगा, समझेंगे इसको। खत्म इसलिए हो जाएगा, क्या है, लिखो कि ठीक है, अनाज को ये कहते थे, ये डलवा देते थे तो अनाज कम हो जाता था। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो कृषि होते थे तो कभी कभी इसमें कुछ कृषि वैज्ञानिक होते थे। अब कैसा जी, कृषि वैज्ञानिक उस समय कहाँ आ गए? हाँ, उस समय वैज्ञानिक नहीं होते थे, लेकिन कृषि के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानने वाले, जिनको थोड़ा मौसम की जानकारी थी, जिनको थोड़ा सा जलवायु की जानकारी थी, जिनको थोड़ा बीज उज कैसे बोया जाता है, कब सींचा जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी थी, उन्हें एक नाम दिया जाता था। उन्हें क्या जाता था? पृथुवन्य। क्या कहा जाता था? पृथुवन्य कहा जाता था कृषि वैज्ञानिकों को। अगर एक चीज़ और पूछे, जैसे अनाज हो रहा हुआ तो उस समय अगर ये पूछ दे उस समय की प्रमुख फसल कौन होती थी, तो ये होती थी गेहूँ, चावल और जौ। गेहूँ, चावल और जौ होती थी, ये होती थी प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल याद रखेंगे, पूछा गया है कौन प्रमुख फसल होती थी? गेहूं, चावल, जौ। और जो उसमें का कृषि वैज्ञानिक होता था उसे क्या कहते थे? पृथुवन्य। ठीक है। अब जब ये कृषि इतनी सारी हो रही है तो लगातार मौसम तो बदलता रहता है, तो मौसम बदलता रहता है, तो एक चीज़ यहाँ पे अकाल भी पड़ा हुआ है। मतलब उत्तर वैदिक काल में अकाल भी पड़ता था। अब कहेंगे सर अकाल का नाम तो आया नहीं था। अकाल का मतलब ये हो गया कि सूखा पड़ जाना, मतलब बहुत साल बारिश से लगातार ना होना, सूखा पड़ जाना, अकाल भी पड़ता था। अब बात आती है कि अकाल की जानकारी मिलती कहाँ है? जैसे अभी ये सब जानकारी आपको सतवद ब्राह्मण ग्रंथ से मिल रही थी, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में जो सूखा पड़ता था या अकाल पड़ता था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमने बताया है आपको, बताया नहीं अब बता रहे हैं, अकाल की जानकारी हमें मिलती थी छांदोग्य उपनिषद से। उपनिषद किसे मिलती है? छांदोग्य उपनिषद से हमें उत्तर वैदिक काल में सूखे की जानकारी मिलती है, अकाल पड़ने की जानकारी मिलती है। मैंने आपको एक चीज़ बताया, इस कृषि के दौरान जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, पंडित जी पूजा करने आते थे, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके जाते थे दान के रूप में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहीं भी कृषि दान में देने का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब इस समय कृषि दान में नहीं दी जाती थी। हाँ, लेकिन क्या की जाती थी? तो कृषि का स्थानांतरण होता था। क्या होता था? भूमिका। मैं इसे मिटा दूं, आगे चलेंगे। जो कृषि भूमि होती थी, क्या होती थी? कृषि भूमि, जिसपे कृषि की जाए वही होती है कृषि भूमि। तो कृषि भूमि का मतलब दान नहीं किया जाता, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मिलता क्या है कि कृषि भूमि का स्थानांतरण किया जाता था। स्थानांतरण मतलब मान लीजिए कोई भूमि ये है, कोई भूमि है, अब पहले अभी इस पे ए खेती कर रहे हैं, लेकिन हो ऐसा कुछ हुआ बाद में ये कहा गया नहीं अब ए इस पे खेती नहीं करेंगे, अब कौन करेगा? बी करेंगे। तो ए के पहले ए की थी, अब किसकी हो गई? बी की। तो भूमि का स्थानांतरण होता था, दान में भूमि नहीं दी जाती थी। ठीक है। द्वितीय पेशा इनका होता है पशुपालन होता है। प्राथमिक पेशा मैंने आपको बता दिया कि कृषि होती है, द्वितीय पेशा क्या होता है? पशुपालन होता है। देखिए, अगर आप लोगों ने बात कर ली है, कृषि की बात कर ली, पशुपालन की बात कर ली, तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊं। उस समय में मतलब उस समय का मतलब उत्तर वैदिक काल में व्यापार होता था। हाँ, व्यापार, कृषि वगैरह हो रही तो व्यापार भी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यापार होता था। अब अगर व्यापार हो रहा है तो किसका व्यापार होगा? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता में भी व्यापार होता था, तो यहाँ भी व्यापार हो रहा है, लेनी देनी हो रही है। अब समझेंगे,
व्यापार करने वाले को एक नाम दिया जाता था जिसको कहते हैं श्रेष्ठी। क्या बोलते हैं? व्यापार करने वाले को श्रेष्ठी। क्या बोलते हैं? व्यापार करने वाले को, जो व्यापार करता था, मतलब व्यापारी को बोलता, व्यापारी को, व्यापार जो करता था मतलब व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता था। और इस समय अगर ये बात व्यापार हो रहा है तो लेनी देनी कैसी होती थी? जो लेनी देनी होती थी तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब अपनी वस्तु आपको देंगे, आपकी वस्तु हम ले लेंगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। तो व्यापार में जो लेनी देनी होती थी वो किससे होती थी? लेनी और देनी। ठीक है, लेनी और देनी। विनिमय आज भी हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। वस्तु विनिमय के माध्यम से लेनी देनी होती थी। विनिमय मतलब आप अपनी वस्तु हमें दे दीजिए, अब हमारी वस्तु आप रख लीजिए। ठीक है, ये होता था वस्तु विनिमय। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, और क्लास कैसी लगी? अगर आपने पूरी पढ़ी है तो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वाले सेगमेंट, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।